बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम और नाज़रीन मुकर्रम, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी कोई नया प्रोग्राम आए आपको बर वक्त उसकी इत्तला मिल सके। आज का प्रोग्राम इसलिए अहम है कि कोरोना के दौरान मेरे कोई 3-4 प्रोग्राम ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में थे और वो वक्त था कि सिफारत खाने बंद थे, दुकानें बंद थी और लोग घरों के अंदर कैद थे और उस वक्त उन बेचारों की सुनने वाला कोई आदमी नहीं था, ना सिफारत खाना था और बाहर से यही इत्तला मिल रही थी कि जो ही रास्ते खुलेंगे इनको वापस अपने मुल्क में भेज दिया जाएगा। और वो बेचारे ये सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाकर क्या करेंगे। ये उनका एक बड़ा मामला था कि मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूँ और जिंदगी के 25 साल से ज्यादा अरसा जो है मैंने बाहर मुख्तलिफ ममालिक में गुजारा है, इसलिए मैं उनके एहसास को भी समझ सकता हूँ और उनके दर्द को भी समझता था। तो ये मैंने फिर उस दौरान ये प्रोग्राम किए कि ये पाकिस्तान आपका अपना मुल्क है, यहाँ भी उतने ही मौके हैं कारोबार के और जॉब्स के जितने आपको बाहर से मिलते हैं। और अब जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको ये बेनिफिट है, जब ये पाकिस्तान में थे तो उस वक्त शायद इतने पैसे उनके पास ना हो, अब छोटे मोटे कारोबार और बड़े कारोबार के लिए उनके पास पैसे मौजूद हैं, तो लिहाजा वो पाकिस्तान में आके अपना काम शुरू करें और खुद भी हलाल रिज़्क कमाएं और दूसरे पाकिस्तानियों के लिए भी ये वजह रोजगार बने। सामीन, मैं देखता हूं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं मैं इनको हमेशा दी पाकिस्तानीज कहता हूं, इसलिए कि जो पाकिस्तान के साथ इनको मोहब्बत होती है वो उन लोगों के मुकाबले में ज्यादा होती है जो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए होते। पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद इनको कदर होती है कि पाकिस्तान कितना प्यारा मुल्क है। एक चीज जो मैंने नुमाया देखी है कि तमाम पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं उनमें से अक्सरियत या शुगर के मरीज होंगे और या ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे और उसकी वजह वो बेयकीनी की कैफियत है कि अगर उस मुल्क में जहां वो काम कर रहे हैं खुदा ना खास्ता कोई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाए तो उनके जहन में ये बात होती है कि साडा की बनेगा। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश करने का शर्फ हासिल कर रहा हूं कि जिन्होंने 22 साल मस्कत के अंदर काम किया, अपने आप को वहां भी एस्टेब्लिश किया और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान आए और अब पाकिस्तान में वो अपना अल मुनीर कैटल फार्म के नाम से सरगोदा के अंदर पिछले 3 सालों से कामयाबी के साथ ये फार्म चला रहे हैं। मैंने जो ओवरसीज पाकिस्तानी ये मीट के कारोबार में आना चाहते हैं और मुझसे राब्ता करते हैं, मैं उनको लाजमी तौर पर कहता हूं कि आप अल मुनीर कैटल फार्म का एक चक्कर लगाएं और वहां अपनी आंखों से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये काम आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कितनी कामयाबी के साथ कर सकते हैं। मैं खुश हूं इस बात से कि जितने आदमी मैंने भेजे उन सब ने आकर यही बताया कि मुनीर खरल साहब ने अपने दिल में कोई बात नहीं रखी, तमाम अच्छाइयां और मुश्किलात से हमें आगाह किया। तो मैं आपके सामने बात करता हूं जनाब मुनीर खरल साहब से। वेलकम जी हमारे इस प्रोग्राम में। मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि मेरे बाद एक आप हैं। एक तो मैं ये बात कहता हूं कि मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं 5 साल पहले पाकिस्तान में क्यों नहीं आ गया, और अब मुझे खुशी है कि आप एक गवाह मौजूद हैं उन पाकिस्तानियों के बारे में जो बाहर हैं और जो पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करना चाहते हैं। तो मैं आपको वेलकम करता हूं और मैं आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने मस्कत में माशाल्लाह 22 साल लगाए, अभी भी माशाल्लाह यू आर फिट, तो ये क्या आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान में आकर मैं इन्वेस्टमेंट करूं और पाकिस्तान में खुद अपने हाथों से ये काम शुरू करूं? वो पीछे कोई वजूहात अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें जो उस वक्त आपके एहसास क्या थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ वसी खान साहब का बहुत ममनून हूँ और मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे अपने टीवी पर बोलने का मौका दिया। मेरा एक बहुत अरसा हो गया है कि मैंने बैरून मुल्क में गुजारा है, तो मैं अपने जितने भी बैरून मुल्क में काम करने वाले पाकिस्तानी हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि देखें बहुत लंबा टाइम गुजारा और पैसे कमाए, क्योंकि हमारी रूट्स जो है वो पाकिस्तान में हैं, हमारे बच्चे पाकिस्तान में हैं, हमारा फ्यूचर, हमारा मरना, हमारा जीना आखिरकार हमारे मुल्क में ही है। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में करें और काइंड ऑफ बिजनेस है कि कोई भी आप जो भी सिलेक्ट करें, कोई भी काम जो सिलेक्ट करते हैं उसमें पहले अपनी वर्किंग करें, उस काम को सीखें और फिर उसका स्टार्ट लिया जाए। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने बड़ी प्यारी बात की। लेकिन मैं तो असल जानना चाहता हूँ, मेरे गवर्नमेंट के भी दोस्त हैं, वो जब मुझसे पूछते हैं कि जी मुझे साइलेज कहाँ से मिलेगा और मैं अपना नौकरी के अलावा मैं ये काम भी करना चाहता हूँ, तो मैं उनको भी ये बात कहता हूँ कि आप सरगोदा में जाएं, सिल्ला वाली चक 49 जनूबी 49 जनूबी ये इनका काम है। और मुझे इस बात की खुशी है, आप पीछे वीडियो
वीडियो देख रहे होंगे कि सारी की सारी चीजें उन्होंने मैकेनाइज की हुई है कि सोलर पंप और सोलर एनर्जी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होती है। मुझे सर ये बताइएगा कि आपने कितने जानवरों से शुरू किया और अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, ताकि मेरे जानने वाले या जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाले उनको एक आइडिया हो जाए कि कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी और आपका स्टेटस क्या है। जी, मैंने ये काम जब शुरू किया तो 900 जानवर मैंने अपने फार्म पे परचेज किए और उनको मैनेज करना शुरू किया। शुरू में मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था। जब मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे बहुत सारी रहनुमाई की ज़रूरत थी, बहुत सारे आइडियाज़ की ज़रूरत थी। तो मैंने कुछ बंदे रखे, कुछ मैनेजर्स रखे ताकि वो इस काम को चलाएं, इस काम को ऊपर लेके जाएं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ का कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है कि एक तो प्रॉपर जो गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके बारे में मालूमात है वो भी नहीं है, और कोई ऐसा मालूमाती डेस्क भी नहीं है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी आता है सबसे पहले वहाँ राब्ता करे और उनसे पूछ के और उसके मुताबिक वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे ताकि वो नुकसान से बच जाए और एक अच्छे तरीके से अपने बिजनेस का आगाज कर सके। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये आपने स्टार्ट किया 100 से और माशाल्लाह 900 तक पहुंचे और एट एनी गिवन टाइम आपके 400 के करीब जानवर हैं। क्या ये तमाम जानवर आप स्लॉटर हाउस में बेचते हैं या इसमें कुर्बानी वाले जानवर भी शामिल हैं? जी, इनमें कुर्बानी वाले भी होते हैं और स्लॉटर वाले भी होते हैं। हम ऐसा करते हैं, जैसे जैसे आदमी काम सीखता है उसके लिए बहुत सारे रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। इसमें हम ऐसा करते हैं कि जब जानवर खरीदते हैं उनमें से कुर्बानी के जानवर जो अच्छे समझते हैं कि इनकी शक्ल अच्छी है, इनकी नस्ल अच्छी है, ये कलरफुल जानवर हैं, वो अलग कर लेते हैं या दूधा होने के करीब हो, या फिर उसमें ये देखते हैं कि वो 2 दांत जो है, क्योंकि ये हमारे शरई तौर पे भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुर्बानी के ऊपर 2 दांत होना एक शर्त है। तो ऐसे जानवर जब देखते हैं तो उनको अलग कर लेते हैं और उनके लिए 6 महीने या 8 महीने उनकी खिदमत करते हैं, उनकी खातर तवाज़ो करते हैं और उनमें जो प्रॉफिट मिलता है वो जो जानवर हमारे स्लॉटर वाले होते हैं उनकी निस्बत 30% ज्यादा प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है माशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अब एक आदमी बाहर से आया, जिंदगी के 22 साल उसने बाहर गुजारे, अब ये जो आपने कारोबार शुरू किया इसमें ये जो स्लॉटर हाउसेस जो एक्सपोर्ट करने के लिए हैं पाकिस्तान के अंदर, आपने उनसे राब्ता किया या उन्होंने आपसे राब्ता किया? जी, ये एक चेन होती है। जब आदमी किसी कारोबार में दाखिल होता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्ट या डायरेक्टली वो पता चल जाता है। अभी ये जो टाइम है ये अवेयरनेस का टाइम है, नेट का टाइम है। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि नेट के ऊपर भी सर्च किया जा सकता है, रिलेशंस बन सकते हैं, तो वो लोग भी सर्च करते रहते हैं और हम भी सर्च करते रहते हैं। ऐसे जो म्यूचुअल वो हमारा एक सिस्टम जो चलता है, कभी वो राब्ता कर लेते हैं और कभी हम उनके साथ राब्ता कर लेते हैं। जैसे ऐसे बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। अच्छा, जो मैं आपके बारे में जानता हूं और जो मैंने आपके बारे में सुना है, क्या एक वजह हो सकती है जिसकी बुनियाद पे वो एक मरतबा एक साहब कह रहे थे कि आपने उसे बताया कि शुरू में मैं स्लॉटर हाउस वालों को ढूंढता था, अब स्लॉटर हाउसेज वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, वो एक वजह क्या है? उसमें यह है कि जब कोई आदमी पूरा काम नहीं जानता और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जानवर के तैयार नहीं करता और जो जैसे जानवर फरबा होने चाहिए, जैसे उनकी क्वालिटी मीट क्वालिटी होनी चाहिए। पहले ऐसा हुआ कि एक बार मैंने जानवर स्लॉटर हाउस भेज दिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, मैंने बजाय इसके कि उनके साथ नाराजगी करता, मैंने वो जो प्रॉब्लम था वो समझने की कोशिश की कि ये प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, मुझे पता चला कि इसके मीट की जो क्वालिटी है वो नहीं है जो इनको चाहिए। जब हमने उसके मीट की क्वालिटी अच्छी की, फिर 1-2 लाट उनको जब मैंने दी तो वो ऐसा मुतमिन हुए कि बाद में उनके फोन आने शुरू हो गए कि भाई ये जानवर आपने किसी और को नहीं देने, बल्कि हम आपका रेट और भी अच्छा कर देते हैं। इसका रीजन क्या था कि हमने जानवर की क्वालिटी, उसकी मीट की क्वालिटी, उसका फीड को अच्छा किया और अपने आप को बेहतर किया। माशाल्लाह। मतलब है मैं सारी बात का मतलब ये समझा हूँ कि अगर मेरी इंटेग्रिटी जो है वो लोगों को भी नजर आए तो फिर लोग मेरी तरफ भागेंगे, उनको पता होगा कि ये वही माल देगा जो बताया गया है, जैसा उनको चाहिए था। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच्चाई का दामन है वो कभी कभी लोग भूल जाते हैं या उससे काम नहीं लेते। कभी कभी मुझे भी परेशानी होती है, लेकिन देखें जो मशवरा होता है वो एक अमानत होती है। किसी से जब
मशवरा लिया जाता है तो उसको सीधी और सच्ची बात बतानी चाहिए। ये अल्लाह का भी हुक्म है। देखिए, मेरा ये असूल है, जो मुझसे कोई भी बात पूछता है, क्योंकि मुझे तो पता है जानवरों को पालना, उनको रखना, उनसे कैसा रिजल्ट लेना है, तो मुझसे अगर कोई आदमी पूछता है तो मैं तो सीधी और सच्ची बात बताता हूँ, ना उसमें कमी करता हूँ ना बेशी करता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है। लेकिन यहाँ पे लोग जो है बात सच्ची बताने में भी उनको डर होता है कि कहीं ये मेरा बिजनेस ये आदमी ना ले जाए। ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं। बस ये सोच का फर्क है। देखें, हर आदमी जो पैदा हुआ है वो अपना रिस्क लेकर आता है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जब एक नया बच्चा पैदा होता है वो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला इंसान से नाउम्मीद नहीं हुआ। अगर वो नाउम्मीद हुआ होता तो ये जो बर्थ है ये बंद हो जाती। अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी, ये जो आपके 400 से 900 के दरमियान में जो है, और ये मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और ये सवाल कुदरती तौर पर उनके जहन में आएगा कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपकी लगी है, ये सारे आपने स्टेड बनाए हैं और ये जानवर आपके पास सारे थे, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी? देखिए जी, ये जो मैंने पैसा लगाया है उसमें मेरे ऊपर ही खाली ना रहे। मैंने तो 8 करोड़ लगा दिया ये सब कुछ करने में, लेकिन बाद में पता चला कि इसको इन्वेस्टमेंट को कम भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपने जानवरों के रहने की अगर जगह बनानी है, अगर आप स्टील शेड, स्टील स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो 60 लाख का होता है। उसके लिए स्टार्ट में, शुरू में अगर आप एक सादा सा उनके लिए, जैसे पंजाबी में कहते हैं, छपरा बना दें और सादा सा रहने का एहतमाम कर लें, तो जो उनसे प्रॉफिट आएगा उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएं और अपना जो है प्रॉफिट से ही आगे आगे अपने आप को बढ़ाएं। अगर आप मुझसे कहेंगे कि आपने कितना पैसा लगाया और सुनने वाले कहेंगे हम भी इतना लगाएं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सादे से उनकी जगह बना के 1 करोड़ रुपया लगाते हैं तो उसमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको 15 से 20 लाख 3 महीने की लाट में प्रॉफिट देता है। मतलब ये है कि 5 लाख रुपए महीना इंश्योर्ड है जी। अगर आदमी 1 करोड़ से स्टार्ट लेता है, शुरू करता है, तो उसमें आपको मंथली 5 लाख बाआसानी अल्लाह ताला के फजलो करम से मिल सकता है। अच्छा, एक और बात भी मेरे जहन में आ रही है, और वो मेरे बात जहन में आ रही है और आपने मुझे बताई थी, वो ये थी कि आपके इस कारोबार के शुरू करने से दाएं बाएं लोगों को रोजगार मिला। तो कितने आप समझ रहे हैं कि कितने घरों के चूल्हे जो हैं वो आप जिस पर मुतमईन है, आपको इत्मीनान होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो तकरीबन कितने होंगे? देखें जी, जो भी अमल आप करते हैं उसका दारोमदार नीयत के ऊपर है। जब मैंने ये काम शुरू किया तो पहले मेरी नीयत यही थी कि अल्लाह ताला मुझे भी दे और मेरी इस कोशिश से अल्लाह ताला बाकी लोगों को भी नवाजे। इसमें देखें, कई लोगों के चूल्हे जलते हैं, इसमें बड़े एलिमेंट्स का अमल दखल है, फीड वाले जो हैं उनका काम चलता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता है, वर्कर्स रखने पड़ते हैं, फिर इसके ऊपर बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बायोगैस लगाया हुआ है, एक बंदे को उसकी नौकरी दे दी, उसका काम चल गया। तो ऐसा ये है कि अगर आदमी सोचेगा कि मेरे इस काम से बाकी लोगों के चूल्हे जलें, रोजगार जो है लोगों को मिले, बेरोजगारी में कमी आए, तो अल्लाह ताला आपके काम में और भी बरकत डालेगा। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अभी कुछ जहन के अंदर मेरे आ रही थी कि कुछ आपकी बातें मुझसे मिलती जुलती हैं। जब मैं पाकिस्तान में आया हूँ तो मेरे भी ऐसे ही जज्बात थे, और अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे इस बात का सुकून है। और मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि मुझे 5 साल पहले आ जाना चाहिए था। आपने यहाँ पाकिस्तान आने में जो फैसला किया उसमें कौन सी चीज़ थी कि वो आपकी रूट्स वाला मामला था कि जब आपको लोग हाथ से पकड़ कर लेकर जाएं, वो क्या था वो? जी देखें, एक टाइम होता है, एक आदमी की एक उम्र होती है, जवानी होती है। जब आदमी बैरून मुल्क सफ़र करता है उसकी यही सोच होती है कि मैं माली तौर पे बेहतर हो जाऊं, कुछ कमा लूं, और एक एम होता है, एक मकसद होता है उसका ज़िंदगी का। क्योंकि मुझे 22 साल हो गए हैं तो मेरी तो एक यही सोच थी कि एक बैरून मुल्क जो है उसकी एक लिमिट है काम करने की, कि आदमी के जिस्म में वो ताकत नहीं रहती। मिसाल के तौर पर वो टाइम ना आ जाए कि 2 आदमी उसको धकेल कर जहाज से नीचे उतारे तो उसने करना क्या है। तो जवानी की हालत में अगर आदमी समझता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने मुल्क में बिजनेस कर सकता हूं, काम कर सकता हूं, तो उसको सोचना चाहिए उसकी रूट्स हैं, उसके बच्चे हैं, उसका मुल्क है, उसका गांव है, तो उसकी पहचान उसके मुल्क से है, उसके गांव से है, उसके रिलेशनशिप से है। तो जितने भी दोस्त हैं वो उनको यही चाहिए कि अपनी जवानी में जब तक जिस्म में ताकत है वो
फैसला करने का एक टाइम होता है। जब जिस्म से ताकत नहीं रहती तो वो फैसला करने का कोई फायदा नहीं होता। जज़ाकल्लाह जी, ये आपने बड़ी प्यारी बात की। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, जब आप पाकिस्तान तशरीफ लाए, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जिनसे आपके पुराने ताल्लुकात थे, किसी ने अच्छा मशवरा दिया हो, किसी ने थापी दी हो, एनकरेज किया हो कि वेल डन, इसके बारे में आपका तजुर्बा क्या रहा है? जी, जब मैंने ये काम शुरू किया तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो मशवरा देने वालों के पास इतना वो नॉलेज नहीं था, और कोई लोग, हर बंदा अपनी समझ से काम करता है। किसी ने कहा कि ये ऐसा हो जाएगा, किसी ने कुछ सोचा कि ये अगर इसने जो हमें सपोर्ट करता था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपनी सोच की बात होती है, मेंटली लेवल की बात होती है। किसी ने ये समझा कि ये जब इसने अपने काम में पैसा लगा दिया तो शायद हमें जो सपोर्ट करता था वो हमारी सपोर्ट ना ख़त्म हो जाए। हर बंदे ने अपनी एक मेंटली अप्रोच के मुताबिक मुझे मशवरा दिया, और इसमें और भी बहुत सारे लोगों ने मशवरे दिए। किसी ने कहा ये काम ऐसा कर लो, किसी ने कहा वैसा कर लो, किसी ने दौड़ा दिया मुझे इस रास्ते पे, तो खुद मैंने जब पीछे देखा तो वो अपना रास्ता ही बदल गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, तो डिटेल में जाएं तो इसमें बहुत सारी मुश्किलात। अच्छा, ये आपने लाइफ स्टॉक को चुना है, अब मुझे बताइएगा कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई रहनुमाई, कोई मदद, क्योंकि गवर्नमेंट के हम अक्सर देखते हैं कि वो गाड़ियां चलती हैं और ये फ्री जाके वैक्सीनेशन होती है और दवाइयाँ होती हैं, इस किस्म का आपका तजर्बा क्या है? जी, मैं इसमें ये बदकिस्मती से कहना चाहूँगा कि मैंने ये हाइलैक्स डाले देखे, जब मैंने गाड़ियाँ देखी और उनके ऊपर पैनाफ्लेक्स प्रिंटेड था और जानवरों की फोटोज लगी हुई थी, तो एक बार मैंने वो गाड़ी, उनकी गाड़ी के पीछे लगाई और उनको रुकने के लिए रिक्वेस्ट की। वो रुक गए, तो मैंने उनसे पूछा, भाईजान आपका क्या काम है? वो कहते हैं हम डोर टू डोर जाते हैं, जितने भी फार्मर्स हैं या लोगों के जानवर जो डेरों के ऊपर रखे हुए हैं, उनकी जो डिजीजेज हैं उनको कोशिश करते हैं, उनको मेडिसिन दें, उनकी वैक्सीन करें। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हमारा भी फार्म है फलां जगह पर, तो हमें भी प्लीज हमारी भी रहनुमाई फरमाएं। तो वो बात गई और वो बंदे गए, मुझे आज तक नजर नहीं आए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपसे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सवाल पर जा रहे हैं। एक तो आपने मशवरा दिया है जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो पाकिस्तान का सरमाया है, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। मैं उनको पाकिस्तानी भी नहीं कहता, मैं दी पाकिस्तानी कहता हूँ। अब मुझे आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आप क्या मशवरा देते हैं कि कौन से 3 काम, 2 काम, 4 काम ऐसे वो करे कि जिसकी बुनियाद पर ओवरसीज पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन सी आप तजावीज़ देते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को? मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये गुजारिश होगी, ये तजवीज़ होगी कि जो भी इन्वेस्टर पाकिस्तानी आता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी भी शोबे में, लाइफ स्टॉक के शोबे में है, कोई और भी डिपार्टमेंट किसी भी शोबे में करना चाहता है, तो उसकी रहनुमाई फरमाई जाए, उनके लिए आसानियां पैदा की जाएं, क्योंकि जो बाहर से आता है उसको पता नहीं होता और यहाँ का जो सिस्टम है उसके बारे में उसकी जानकारी इतनी नहीं होती। तो गवर्नमेंट से ये है, अब मेरी अपील है कि एक रहनुमाई डेस्क बनाया जाए कि जो बंदा जिस काइंड ऑफ बिज़नेस जो भी करना चाहता है उसके बारे में उसके लिए आसानियां फरमाई जाएं, उसको मालूमात फराहम की जाए। कई गलतियां भी आदमी कर लेता है जो बाहर से होता है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसे बिज़नेस अकाउंट खोलता है जिसके ऊपर टैक्सेस हैं, उसको पता नहीं होता। जैसे मैंने क्या किया, जब फार्म बनाया तो मैंने अल मुनीर फार्म डेयरी एंड कैटल के नाम से अकाउंट भी खोल लिया, तो फाइलिंग करा दी, FBR में भी पूरी इसकी रजिस्ट्रेशन करवा दी। पता तब चला जब पुलिस मेरे पीछे आ गई और कहती है 4 लाख रुपया दे दो, ये आपके ऊपर टैक्स है। मैंने कहा भी मेरी तो ये सारी रेमिटेंसेज हैं, बजाय इसके कि वो मेरी रहनुमाई करते उन्होंने मुझे डरा दिया। खैर वो कोशिश करके मैंने फिर जितने भी प्रूफ हैं वो दिए, मेरी रेमिटेंसेज पेपर दिए, अपनी सैलरी प्रूफ दिया कि मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं कमाया। कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर गलती से कोई आदमी ऐसी गलती इन्वेस्टर या बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो आके करता है, कर भी लेता है, तो इनको उसको आसान कर देना चाहिए ताकि उसका हौसला अफजाई हो और भी लोग जब उससे कोई पूछें भाई आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे रही, तो वो दूसरों को भी बताए और भी लोगों का हौसला बढ़े और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। खरल साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं तलाश में था कि आपका एक प्रोग्राम करूं, इसलिए कि मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अक्सर व पेशतर वो यही समझते हैं कि हमें अपने मुल्क में आना है और अपने मुल्क में आके सरमायाकारी करनी है, अपने मुल्क में आके हमने रिस्क हलाल कमाना है। तो मैं अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।